नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, जो यूपी बीएड की आपकी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है। सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर का लखनऊ विश्वविद्यालय का, वो 24 जुलाई से होने वाला है। इससे पहले हमने आपको जो शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी कि फिलोसफी वाला जो पार्ट होता है, इसके हमने फर्स्ट यूनिट के आपको जो है 50 क्वेश्चन लगभग करवाए थे। और इस वीडियो में हम आपको सेकेंड यूनिट के जो है 1 to 60 क्वेश्चन जो है करवाने वाले हैं। देखिए, हर यूनिट से 10 प्रश्न आपको करने होंगे और हर यूनिट से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इस 60 क्वेश्चन में से निश्चित तौर पर जो है आपके यूनिट में क्वेश्चन फंसेंगे और निश्चित तौर पर जो है आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करिएगा। टेलीग्राम पर जाकर आपको डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, मैं पीडीएफ वहाँ पर डाल दूंगा। आप जो है घर पर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच पाए। देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी ढूंढने पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फिलोसफी शब्द किससे बना हुआ है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फिलोसफी शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संसार में दो प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है। तो देखिए, जो द्वैतवाद है इसके अनुसार संसार में दो प्रकार के द्वैतों को मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, मैंने अभी सॉल्व किया है, ये सब तो निशान मैंने लगा दिया है, लेकिन आपको काफ़ी फायदा होगा इसको देखने से। तो सुमेलित करना, देखिए जो हीगल थे इन्होंने तर्क विधि दिया था, तो हमारा 1 का ए हो जाएगा। पेस्टोलॉजी ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि दी थी। हर्बर्ट ने अनुदेशण विधि दिया था और फ्रोबेल ने खेल विधि। तो जो सबके सामने जो दिया हुआ है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम जो है आने की चांस रहेगा। चौथा प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था। देखिए, एक प्रश्न था कि वेदों की ओर लौटो। आपने ये प्रश्न सुना होगा, वेदों की ओर लौटो। तो जो वेदों की ओर लौटो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन बात करें कि प्रकृति की ओर लौटो ये बात किसने कही थी, तो ये कहा था रूसो ने। देखिए, जो रूसो थे ये प्रकृतिवादी थे। रूसो क्या थे? प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्ट थे, और इन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। देखिए, जो रूसो और लेमार्क थे ये प्रकृतिवादी थे। और कांट की बात, तो देखिए यदि हम बात करें कि कांट क्या थे, तो ये आदर्शवादी थे। और अरस्तु की बात करें तो ये प्रकृतिवादी थे। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए पूछ लिया कि अरस्तु जो थे यह इनका संबंध किससे था, तो ये प्रकृतिवादी थे। तो ऐसे प्रश्न आप याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में किसने विभाजित किया है। तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को विचार जगत एवं वस्तु जगत में प्लेटो ने जो है विभाजित किया था। किसने किया था? प्लेटो ने। ब्रह्मांड जगत और वस्तु जगत। और बात करें प्लेटो की, तो ये क्या थे? प्लेटो आदर्शवादी थे। देखिए, पहले आप याद रखिए, जो सुकरात थे, सुकरात की बात करें तो यह आदर्शवादी थे। इसके बाद अरस्तु की बात करें तो अरस्तु जो थे प्रकृतिवादी थे। और इनके बाद अगर हम फिर से बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो जो थे वो फिर से आप इनको याद रख लीजिए कि ये आदर्शवादी थे। तो प्लेटो आदर्शवादी थे। टैगोर जो थे वो प्रकृतिवादी थे। कौन जो है कौन सा है प्रकृतिवादी, कौन सा है, यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। छठा प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। तो आदर्शवाद के अनुसार यदि पूछा जाए तो शिक्षा का केंद्र शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पूछे कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत शिक्षा का केंद्र कौन है, तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो शिक्षा का केंद्र होता है वो शिक्षार्थी होता है। क्या होता है? शिक्षार्थी जो है शिक्षा का केंद्र हो जाएगा प्रकृतिवाद के अंतर्गत। सातवां प्रश्न देखिए, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वह उद्देश्य के क्षेत्र में है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा अगर पीछे से आपको गाने की आवाज़ आए तो कोई बजा रहा है, उसको आप नज़रअंदाज करिएगा। आठवां प्रश्न है कि कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है। तो देखिए, परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित कौन करता है? ये करता है आदर्शवाद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है किस रूप में। तो देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद है इसकी जो विवेचना की जाती है, आपका हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है प्रगतिवाद के रूप में करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, प्लेटो समर्थित आदर्शवाद है क्या है। तो देखिए, प्लेटो ने जिस आदर्शवाद का समर्थन किया था वह निरपेक्ष आदर्शवाद था। क्या था? निरपेक्ष आदर्शवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 11वां प्रश्न, आदर्शवादी फ्रोबेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया था? तो फ्रोबेल ने जो है खेल विधि को अपनाने पर बल दिया था। ये आप ज़रूर याद रखिए कि किस विधि को किसने दिया, यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो आदर्शवादी फ्रोबेल ने जो है खेल विधि को अपनाने पर बल दिया था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सर्वाधिक आदर्शवाद के निकट कौन है? तो देखिए जो आदर्शवाद है ये मानता है सा विद्या या विमुक्त है। क्या? सा विद्या या विमुक्त, यानी कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। ये आदर्शवाद का मानना है कि विद्या वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, यानी कि सा विद्या या विमुक्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया किसने? तो प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया था बेकन ने। किसने? बेकन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकृतिवाद का सिद्धांत क्या है? तो जो प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं कि प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है। क्या हो जाएगा? कि प्रकृति ही सर्वोत्तम सत्ता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सभी प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, निश्चित तौर पर इसी में से आपके जो है प्रश्न यूनिट वाले बनने हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। 15वां प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का आधार होता है कौन? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यदि हम बात करें कि आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद में शिक्षा का जो केंद्र होता है वो शिक्षक होता है, लेकिन जहाँ पर प्रकृतिवाद की बात आ जाएगी वहाँ पर शिक्षा का केंद्र कौन होगा? बालक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद की अवस्था नहीं है। देखिए यांत्रिक प्रकृतिवाद, जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद और पदार्थवादी प्रकृतिवाद, ये तीनों प्रकृतिवाद की अवस्था है, लेकिन जो वैज्ञानिक प्रकृतिवाद है यह प्रकृतिवाद की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां है, प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय क्या है? तो प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय जो है स्वतंत्र वातावरण है। क्या है? स्वतंत्र वातावरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृतिवाद की शिक्षा का नहीं है? देखिए प्रकृतिवादी मानते हैं कि पुस्तकों के अध्ययन पर बल जो दिया जाना है ये प्रकृतिवादी नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादी का मानना है कि शारीरिक शिक्षा दिया जाए, वैज्ञानिक विषयों पर बल दिया जाए, पुस्तकों की उपेक्षा करके प्रकृति द्वारा सीखने की बात करते हैं। तो यहाँ पर पुस्तकों के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए प्रकृतिवाद मानते हैं कि करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव यानी कि अपने अनुभव द्वारा सीखना, ये प्रकृतिवाद के शिक्षण की विधि है। तो उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो जो प्रकृतिवादी होते हैं वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं। किस प्रकार के अनुशासन की बात करते हैं? मुक्त्यात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो देखिए अरस्तु, प्रकृतिवाद की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अरस्तु, प्लेटो तो आदर्शवादी हैं, तो इनका तो नाम ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो जो है, रूसो को प्रकृतिवाद का संस्थापक माना जाता है। प्रमुख प्रकृतिवादी का आप नाम जरूर याद रखिएगा, रूसो भी प्रकृतिवादी के अंतर्गत आते हैं, इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपके लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए, ये भी जो है प्रकृतिवादी के अंतर्गत आते हैं। 22वां प्रश्न है, शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, यह कथन किसका है? तो शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए, ये रूसो का कथन है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 23वां, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, ये कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप जरूर याद रख लीजिए। 24वां प्रश्न है, प्लूटो ने ब्रह्मांड को कितने भागों में विभाजित किया है? तो प्लूटो ने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित किया है, विचार जगत और वस्तु जगत, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। अगला है, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया? तो पेस्टोलॉजी ने जो है अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का विकास किया था, और खेल विधि का विकास किसने किया था? तो फ्रोबेल ने किया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला 26वां प्रश्न, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो यदि यथार्थवाद की बात करें जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, तो उसके अनुसार जो अंतिम सत्य है वो पदार्थ यानी कि मैटर है। अगला है 27वां, प्रयोजनवाद के समर्थक यानी कि प्रैग्मेटिज्म के समर्थक कौन माने जाते हैं? तो वो जाएंगे विलियम जेम्स। जहाँ पर भी प्रयोजनवाद का नाम आएगा आपको विलियम जेम्स का नाम याद आना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे प्रकृतिवादी थे, सुकरात जो थे वो आदर्शवादी थे। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक का स्थान गौड़ तथा बालक का मुख्य स्थान होता है? तो देखिए जहाँ पर बालक की मुख्यता का बात है वो हमारा हमेशा प्रकृतिवाद होगा, और जहाँ पर शिक्षक की
शिक्षक की प्रमुख की बात आए तो वहाँ पर आदर्शवाद हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। रूसो प्रकृतिवादी, बेकन प्रकृतिवादी और प्लेटो आदर्शवादी थे। अगला है 30 नंबर, मानव की अनुकूलन शक्ति किस पर आधारित होती है? तो जो मानव की अनुकूलन शक्ति होती है वो प्राणी शास्त्रीय प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है क्या है? तो जो प्रयोजनवादी शिक्षा है वो अनुभव केंद्रित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अनुभव केंद्रित करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? तो ये प्रयोजनवादियों की देन है प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इंग्लैंड में प्रयोजनवाद का विकास किसने किया? तो सीलर ने जो है इंग्लैंड में प्रयोजनवाद का विकास किया था। अगला है, प्रयोजनवाद का प्रकार नहीं, तो देखिए जो प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद और मानवतावादी प्रयोजनवाद ये प्रकार है, लेकिन प्रकृतिवादी प्रयोजनवाद इसका प्रकार नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रयोजनवाद के दार्शनिक इनमें से कौन है? तो देखिए जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक और सीलर, ये तीनों जो हैं आपके प्रयोजनवादी दार्शनिक हैं। आप नाम नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां, प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ? यानी कि प्रैग्मेटिज्म, इसका जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका, यूएसए में। अगला है 37वां प्रश्न, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं कौन? तो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं प्रयोजनवादी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गांधी के शिक्षा दर्शन के अंतर्गत 3 आर्स में नहीं है। तो देखिए 3 आर में रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक आता है, रिवीजन यहाँ पर जो है नहीं आता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 39वां, गांधी जी शिक्षा में पढ़ना, लिखना और गणित के स्थान पर निम्नलिखित में किसके विकास पर बल देते हैं? तो वो हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 40वां प्रश्न है कि वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो देखिए जो वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर 1937 में एक सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 41वां, बुनियादी शिक्षा की धारणा किसने दी? तो देखिए बुनियादी शिक्षा जिसे हम बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं या फिर इसे नई तालीम भी कहते हैं, तो इसकी धारणा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने जो है बुनियादी शिक्षा की धारणा दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, गांधी जी ने कितने वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही? तो महात्मा गांधी ने 7 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ किसे मानते थे? तो तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम जो ग्रंथ महात्मा गांधी ने माना था वो गीता को माना था। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर गीता करेक्ट हो जाएगा। अगला है 44वां प्रश्न, गांधी जी के एकादश व्रत में शामिल नहीं है। तो देखिए गांधी जी के एकादश व्रत में हिंसा शामिल नहीं है। क्या हो जाएगा? हिंसा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिंसा सम्मिलित नहीं है। अगला है 45वां, गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा का विरोध करते थे? तो गांधी जी पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षा प्रधान ज्ञान का विरोध करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बेसिक शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है इसे वर्धा शिक्षा, नई तालीम या फिर बुनियादी शिक्षा, इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो हमारा उपर्युक्त सभी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 47वां, महात्मा गांधी ने पाठ्य चर्चा में शामिल नहीं किया किसे? देखिए महात्मा गांधी के पाठ्य चर्चा में कला, शारीरिक भाषा और मातृभाषा सम्मिलित थे, तकनीकी शिक्षा सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है 48वां, सर्वोदय की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी ने ही सर्वोदय की विचारधारा दी थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, गांधी जी निम्नलिखित में से कौन सी विधि स्वीकार करते हैं? तो गांधी जी कथन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर इन सभी विधियों को स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है 50, टैगोर के अनुसार आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? तो आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए प्रेम जो है सबसे सरल मार्ग है, ये टैगोर ने कहा था। और बात करें टैगोर की तो ये प्रकृतिवादी के अंतर्गत आते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, टैगोर ने आत्मा के कितने रूपों को स्वीकार किया? तो टैगोर ने आत्मा के 3 रूपों को स्वीकार किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, टैगोर जी जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे क्या? तो इन्होंने आत्मानुभूति एवं आत्मसंतुष्टि को
जीवन का अंतिम उद्देश्य माना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 53, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। ये कथन किसका था? तो देखिए, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है, ये कहा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर है, मानसिक विकास के लिए टैगोर ने विरोध किया किसका? तो मानसिक विकास के लिए टैगोर ने पुस्तकीय ज्ञान शिक्षा का जो है विरोध किया था। अगला है 55, टैगोर ने किस प्रकार की विधि का समर्थन किया? तो इन्होंने वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि का दोनों का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 56, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ ने इसकी नींव डाली थी। बाद में जो है शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय विश्व भारती के रूप में जो है खड़ा किया गया। अगला है 57, गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीतांजलि के लिए ही 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। 58 है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, और गुरुदेव जो उपाधि थी इन्हें महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है 59, रविन्द्रनाथ का शिक्षा दर्शन प्रभावित है किससे? प्रकृतिवाद से। ये मैंने भी आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न रखते हैं कि टैगोर के शिक्षण विधि को उचित नहीं मानते थे, तो इन्होंने जो है दंड द्वारा शिक्षण को उचित नहीं माना था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 से लेकर 60 तक के जो है यूनिट 2 के प्रश्न डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आ रहा है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। तब मैं आपके लिए जो है रेगुलर वीडियो बना पाऊँगा, ताकि आप एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा जो है स्कोर कर पाएँ। वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।